नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में राजभवन में आत्महत्या की रोकथाम और जागरूकता विषय पर आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और स्पंदना ईडा इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर ईडा सैमुअल रेड्डी की तारीफ की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मात्र 19 महीनों में संस्था के माध्यम से 100 लोगों की जान बचाई गई। डॉक्टर सैमुअल रेड्डी ने स्पंदना ईडी इंटरनेशनल फाउंडेशन का गठन कर आत्महत्या रोकथाम और जागरूकता अभियान चलाया था। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सामाजिक संस्थाओं से अपील करते हुए कहा है कि वो सरकार के कार्यक्रमों से जुड़कर बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और स्कूली बच्चों के लिए तनाव प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करें ताकि समाज में बढ़ती आत्महत्या के कारणों को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में खनन विभाग की अहम बैठक हुई, जिसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में खनन विभाग की अहम बैठक हुई, जहां खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ विभाग संबंधित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में भी दी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों में विवादों का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं खनन विभाग की तरफ से लटके कुछ विषयों का समाधान करने को लेकर कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ भी चर्चा हुई और कई तरह के फैसले भी लिए गए, जिसके तहत विशेष तौर पर ईसी पर डेड रेंट खत्म कर दिया गया। हर क्षेत्र में बहुत विवाद पिछले सालों से लटके हुए हैं। विवादों का समाधान इस नाम से एक जो हमने कार्यक्रम चलाया था, उसमें बहुत चीज़ों का हर विभाग के हिसाब से हम एक कर रहे हैं। तो आज खनन विभाग की ओर से जो विषय आए थे वर्षों से लटके हुए, जो चाहे वो कोर्ट्स में लटके हैं, चाहे डिपार्टमेंट में लटके हैं, ऐसे विषयों के समाधान के लिए कुछ चीज़ें निर्णय की गई हैं। आज उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हुए और फाइनल निर्णय करके वो सुविधाएं उनको बता दी गई हैं। जैसे विशेष तौर पर इसमें जो इसी 1 साल के अंदर ली जाती थी और 1 साल तक न मिलने पर बाद में उनके ऊपर लगातार जो डेड रेंट के नाम से और चार्जेस उनको देने पड़ते थे, उसको समाप्त किया है। जो पिछले खाने जो पहले बंद हो चुके हैं या जिनको इसी लेट मिला था, तो ऐसे उसमें 1 साल का तो पहले प्रावधान था ही, उसके बाद अगला 6 महीने केवल 1% के राशि उनसे ली जाएगी और उसके बाद भी ईसी नहीं मिलती है तो आगे 2% प्रति मास के हिसाब से जब तक ईसी नहीं मिली है उनको तब तक के चार्ज लिए जाएंगे और इसके अलावा कोई डेड रेंट नहीं लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरेंडर के बाद भी टर्मिनेशन लेटर नहीं मिलने पर केवल 2 महीने का पैसा देना होगा और माइनिंग के टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्ट होने पर पहले 10% या फिर 15% बाद में देना होता था, लेकिन अब केवल 10% ही देना होगा। दूसरा विषय है जो सरेंडर करते थे, सरेंडर के बाद भी जब तक उनको टर्मिनेशन का ऑर्डर नहीं मिलता था, वो सालों साल चीजें लटकती रहती थी। वो लोग माइनिंग नहीं कर पाते थे, फिर भी उनको किराया देना पड़ता था। लेकिन अब हमने तय किया कि जिस दिन सरेंडर का पत्र दिया गया है या जिस दिन माइनिंग उसने बंद कर दी है, उसके बाद केवल 2 महीने का पैसा ही उनको और देना होगा। इसके अलावा सारा छोड़ दिया गया है। तो उस 2 महीने का पैसा वो जमा करा करके और उसको सरेंडर मान करके और उसको एक प्रकार से खत्म किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिनको माइनिंग के टेंडर होने के बाद किन्हीं भी कारणों से बाद में उसको एग्रीमेंट नहीं हो पाता या उसको नई माइनिंग मिलती है, तो उसमें पहले 10% तो पहले जमा कराना पड़ता था और उसके बाद 15% 1 महीने के अंदर और भी पैसे देने पड़ते थे। हालांकि उसने माइनिंग शुरू नहीं की है तो फिर भी वो पैसे का देनदार होता था। हमने उसमें केवल अब 10% ही रखा है कि जो टेंडर से पहले 10% जमा कराए गए थे वही फिर फॉरफिट होंगे और कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब अगर माइनिंग एरिया कम करना चाहते हैं तो 50% तक एरिया छोड़ देते हैं और बाकी 50% में 90% खनन करते हैं, तो क्वांटिटी के आधार पर भुगतान लिया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो विषय है उसके अंदर अपना एरिया वो लोग कम करना चाहते हैं। कई बार बड़ा प्लॉट ऑक्शन में ले लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उस पूरे एरिया को वो माइनिंग के लिए उपयोग नहीं कर पाते थे। कारण बहुत हैं, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं लोगों का एतराज़ हो जाता है, कोई और इस प्रकार का कोई एरिया आ जाता है जिसके अंदर उनके लिए संभव नहीं होता माइन करना। तो अगर 50% से नीचे एरिया वो छोड़ देते हैं तो उसके बाद बाकी बचे हुए क्षेत्र में जितना माइनिंग का स्कोप है 90% से ऊपर वो कर लेते हैं, तो उस प्रावधान के हिसाब से टोटल एरिया का उसका जो पैसा है, जितना उनकी क्वांटिटी मिली है उनको, क्वांटिटी के हिसाब से उसको प्रो रेटा कम कर दिया जाएगा, पूरा पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अब सरकार का फैसला डिफॉल्टर होने पर 1 महीने में टर्मिनेशन किया जाएगा। नोटिस देने के बाद 3 महीने तक अगर भुगतान शुरू नहीं किया गया तो ऑटोमेटिक टर्मिनेट माना जाएगा। जिन लोगों ने भुगतान न करने के कारण से जो डिफॉल्टर होते हैं, तो ऐसे डिफॉल्टर लोगों का भी टर्मिनेशन जो है वो वर्षों वर्ष तक नहीं होता था। अब ये तय किया कि जैसे ही डिफॉल्टर हुआ है तो 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के बाद उसको टर्मिनेशन का एक नोटिस दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा और टर्मिनेशन का नोटिस दिया जाएगा। उसके 3 महीने के अंदर वो चालू कर सकता है तो कर लेगा, और नहीं तो मैक्सिमम 3 महीने का पैसा ही उससे लिया जाएगा। उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड मान लिया जाएगा। यानी कई बार डिपार्टमेंट की ओर से टर्मिनेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाता था, उनको परेशान होना पड़ता था और वर्षों तक ये मामले लटके रहते थे और करोड़ों रुपए का लेन देन उसमें एक दूसरे की तरफ क्लेम करते थे, कोर्ट में केसेस जाते थे। लेकिन अब हमने मैक्सिमम 3 महीने की लिमिट रखी है कि 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली वो जो है टर्मिनेट हो जाएगा। इसी के साथ ही 2010 से पहले के ठेके विवादित है तो उनके लिए मूल राशि जमा करवाने पर ब्याज माफ होगा। 2010 के बाद के विवादों में आधा ब्याज के साथ सेटल करवा सकते हैं। 90 दिनों में राशि जमा करवानी होगी। 2010 से पहले जिनके ठेके हुए हैं, ऐसे जो विवाद जिनके पड़े हुए हैं, उनसे ये तय किया गया है कि बकाया राशि यदि वो बिना ब्याज के जमा करा दें, जो मूल उसकी राशि है, तो उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और अगर 2010 के बाद के कोई विवाद हैं और अभी तक भी वो चल रहे हैं, ऐसे विवादों को निपटारा करने के लिए उनसे केवल 50% जो ब्याज है वही लिया जाएगा, इससे ज़्यादा ब्याज उनसे नहीं लिया जाएगा। तो 90 दिन के अंदर अंदर ये अगर समाधान यानी पैसा जमा कराते हैं तो ये उनको ये छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से कई प्रकार की छूट देने के बाद प्राय जितने भी केसेस पुराने लटके हुए हैं, आज उन सब लोगों को ये राहत दी थी, सब लोगों को संतुष्ट सब लोग नजर आए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन फैसलों से सरलीकरण होगा और कोर्ट में लंबित मामले निपटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए एक टीम भी बनाई गई है, जिसने 25% तक गैर कानूनी माइनिंग रोकी है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ओलंपिक में महिला हॉकी टीम अच्छा खेली। टीम की हार का अंतर 1 गोल से था। महिला हॉकी टीम में हरियाणा से 9 खिलाड़ी हैं और इन सभी खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन करने की भी घोषणा की है। बहुत ही अच्छे जो समाचार मिल रहे हैं उसमें आज हमारी जो टीम है लड़कियों की हॉकी की बहुत ही बढ़िया ढंग से खेले हैं और एक समझो बराबर का मुकाबला ब्रिटेन की टीम के साथ था। बहुत मामूली अंतर से 1 गोल से हम जीत नहीं पाए हैं, फिर भी हमारी जो टीम बहुत अच्छी प्रकार से खेली है, बड़े दमदार तरीके से खेली है। और उसमें अच्छी बात यह है कि हरियाणा के उसमें 9 खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से ही थी, तो आज उनका स्थान 4था स्थान रहा है। तो उस उपलक्ष्य में हमने उनके लिए आज 50 लाख रुपए की घोषणा भी की है और मैं उनको एक प्रकार से ये कहूँगा कि इसी उत्साह से खेलें और आगे बढ़ें। अगली बार ये जो कमियां रहेंगी इसको पूरा करें। अभी सब टीमों का एक पूरा होने के बाद जरूर एक कार्यक्रम करेंगे। जैसे ही सब खिलाड़ी वापस लौट आते हैं तो सभी जो हमारे 30 खिलाड़ी गए हैं सबके लौटने के बाद हम एक कार्यक्रम करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खुशी जाहिर की है।
खिलाड़ी के नाम से अवार्ड किया गया है, मैं इसकी सराहना करता हूं, क्योंकि खेलों पर अगर किसी प्रकार का वो अधिकार है तो या तो खिलाड़ियों का है या खेल प्रेमी जो इस प्रकार के खेलों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे ही लोगों को इसका जोड़े रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। बिना खिलाड़ी के या बिना खेल प्रेमी के अगर वैसे ही खेल के क्षेत्र में दूसरे लोग घुसते रहेंगे, अच्छा नहीं है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद का नाम रखना अच्छा फैसला है, जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस खेल में राजनीति कर रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ध्यानचंद जी का नाम खेल जगत में एक चमकते हुए सितारे की तरह है, और जब ध्यानचंद जी के नाम पर अवार्ड का नाम रखा जाएगा तो वो अपने आप प्रेरित करेगा हर खिलाड़ी को। वैसे तो खेलों में राजनीति लानी नहीं चाहिए और ना ही कांग्रेस को इसका कोई जवाब देना चाहिए था, पर अगर कांग्रेस जवाब देना ही चाहती है तो देश को ये भी बताए कि गांधी परिवार के नाम पर ही देश में कितने संस्थान हैं, कितनी योजनाएं हैं। क्या देश के लिए सारी कुर्बानी इसी खानदान ने की है? और लोगों ने भी तो की हैं, कुर्बानियां दी हैं। तो कांग्रेस को ये कहना अच्छा नहीं लगता। देखिए, कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें क्या हो रहा है उसके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। अब हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़ रुपया देते हैं। अगर बराबरी करनी है तो तुम भी कांग्रेस रूल्ड स्टेटों में 6 करोड़ रुपया करो। तुम 1 करोड़ रुपए क्यों देते हो? हमने पूरी तैयारियां की हैं, लेकिन इसमें हमें लोगों का सहयोग भी चाहिए कि लोग भी जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से लागू करें ताकि तीसरी वेव आए ना। कोशिश तो ये करनी चाहिए और वो कोशिश लोग कर सकते हैं। हम बार बार लोगों को आगाह करते रहते हैं कि वो मास्क डालें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। ये 2 कदम ऐसे हैं जिनसे तीसरी वेव को आने से रोका जा सकता है। अंबाला में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गई महिला हॉकी टीम की तुलना झांसी की रानी से की है, तो विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने हरियाणवी अंदाज में कहा कि हमारी छोरियां टोक्यो ओलंपिक में डट के लड़ी और खेलों में हार जीत तो लगी रहती है। इसके साथ ही उन्होंने महिला हॉकी टीम की खूब प्रशंसा करते हुए झांसी की रानी से तुलना की। हमारी छोरियां टोक्यो में डट के लड़ी हैं। अब जीतो या हारो, ये तो मैच में हुआ ही करता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि वो ओलंपिक में पहुंची और उन्होंने अपने जोहर दिखाए। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेताओं को सीधे डीएसपी भर्ती करने की मांग उठाने वाले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा से मांगने की आदत रही है, ये कुछ नहीं करते। विज ने कहा कि एशियाड खेलों में ये विजेता खिलाड़ियों को बिना इनाम दिए भाग गए थे और अब हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट के लिए 6 करोड़ रुपए और प्लॉट जैसी सौगात दी हैं। ये कांग्रेस का काम है सदा मांगना, ये करते कुछ नहीं है। ये एशियाड में जो खिलाड़ी जीते थे उनको इनाम दिए बगैर छोड़कर भाग गए थे।
उनको भी इनाम मैंने दिए और ये 6 करोड़ भी मैंने किया गोल्ड का, सिल्वर का 4 करोड़ किया, ब्रॉन्ज का 2.5 करोड़ किया। और पहले तो अवार्ड लेने में चप्पलें घिस जाती थी खिलाड़ियों की। हमने साक्षी मलिक जीत कर आई, उसने प्लेन से उतर के जैसे ही हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखा, मेरा ऑफिसर 2.5 करोड़ का चेक लेकर तैयार खड़ा था। ये हमारा मुकाबला क्या करेंगे? हम नौकरी देते हैं, हम हुड्डा में प्लॉट देते हैं, हमने सबको दिया और जो अब जीत के आ रहे हैं उन सबको भी देंगे। वहीं उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हुए कहा कि 370 का राग अलापती हुई निकल जाएंगी। देखिए महबूबा मुफ्ती 370 वापस लगने के सपने लेती लेती ही चली जाएगी। 370 हट गई है, ये वास्तविकता है। आंखें खोले उसको भी नजर आ जाएगी। 370 हटने की खुशियां सारे कश्मीर में मनाई गई और सारे हिंदुस्तान में भी मनाई गई। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न का अवार्ड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और इसके साथ ही कई और विषयों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के खेल क्षेत्र के सर्वोच्च अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का फैसला किया है। इस फैसले को हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह कैसे देखते हैं? संदीप सिंह जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है, अवार्ड का जो नाम है उसको अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने का फैसला हुआ है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये काफ़ी समय से मेजर ध्यानचंद जी के हम जन्मदिन के ऊपर स्पोर्ट्स डे बनाते हैं और हमारा जो पूरे राष्ट्रीय के जो स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उसी दिन दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, चाहे वो खेल रत्न अवार्ड हो। लेकिन खेल रत्न अवार्ड के आगे जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, मुझे लगता है कि ये ध्यानचंद जी के नाम बहुत राइट है और सही समय है, क्योंकि हमारी इंडियन हॉकी टीम जिन्होंने 41 साल बाद मेडल जीता, और अगर इतिहास देखें ओलंपिक्स की तो उसमें हॉकी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीते और उस गोल्ड में सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेजर ध्यानचंद जी का है। हम तो बहुत छोटे हैं, हम उन्हें दादा ध्यानचंद जी कहते हैं। तो ये जो एक स्टेप लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है और ये इस खेल जगत में एक और बूस्ट करेगा, एक उजाला लाएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि ओलंपिक्स चल रही है, उनका जन्मदिन आने वाला है 29 अगस्त को, खेल अवार्ड भी दिए जाने हैं 29 अगस्त को। तो वो अवार्ड से पहले उनके नाम पर उस अवार्ड को रखा जाए जो देश का स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है, खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का जो नाम रखा गया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्टेप है। और मेरी एक आपके द्वारा एक और मांग है कि हम क्यों नहीं मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न भी दें। संदीप सिंह जी, आपने मांग की है कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिले। साथ ही मेरा ये सवाल है कि जो खेल और खिलाड़ी हैं, मतलब जो खेलते हैं, खिलाड़ी हैं या खेलों के लिए काम कर रहे हैं, क्यों ना इस तरीके के जो अवार्ड हैं या फिर जो खेलों को लेकर जो भी चीजें होती हैं वो इन्हीं के नाम पर हो? देखिए, जो स्पोर्ट्समैन है डेफिनेटली उनका जो लीजेंड्स हैं उनके नाम पर हमें रखना चाहिए। अभी पीछे मैं अपने खेल विभाग की आपको बताता हूं, तो जो पलवल के अंदर और फरीदाबाद के दोनों के बीच में एक गांव है, वहां पर एक सिपाही आर्मी से शहीद हुए थे, संदीप। तो उनके नाम पर गांव के अंदर जो स्टेडियम था उनके नाम पर उसकी उन्होंने मांग रखी और वहां पर हमने उनके नाम पर स्टेडियम दिया। और कई ऐसी मांग आती हैं जो शहीद होते हैं, शहीद जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। तो ऐसे में स्पोर्ट्समैन यहाँ शहीद ऐसे जो जिन्होंने कंट्री के लिए कुछ अलग किया हो, क्योंकि एक आर्मी में, फौज में जब जंग लगती है तभी आपका तिरंगा, जब आप जीतते हो तो तिरंगा ऊपर होता है। जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हो दूसरी कंट्री में, वहां जीतते हो, तब आपका झंडा
फहराता है वहाँ। तो ये एक प्राउड मोमेंट होती है, जो कंट्री को प्राउड दिलाता है, तो मुझे लगता है कि उनको ही हमें आगे रखना चाहिए। संदीप सिंह जी, विपक्ष जो है, खासतौर पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता इस अवार्ड का नाम बदलने पर ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये राजनीतिक तौर पर ये प्रेरित फैसला इसको मानते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स में राजनीति नहीं घुसानी चाहिए। स्पोर्ट्स में खिलाड़ी सबके साझे होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं होते या किसी एक उसके नहीं होते। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो हमारे लिए सिर्फ खेल था, चाहे कोई भी उस समय सरकार रही हो, लेकिन हमें सिर्फ खेल से हमारा मकसद होता था कि हम सिर्फ खेलना है। और आज की डेट में जो अगर हम स्पोर्ट्समैन के लिए कर रहे हैं, तो वो कोई इलेक्शन को लेकर या उसको लेकर नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी हमारे सबके साझे हैं, देश के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अवार्ड जो देश का है, तो अगर खिलाड़ी के नाम से के ऊपर भी किसी को दिक्कत आती है, तो मुझे लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन के नहीं है, वो खुद के लिए सोच रहे हैं। सर, इसके साथ ही जो आज के मैच की अगर हम बात करें, जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, अच्छा खेल रहा, दिल जरूर जीते हैं, मेडल से चूक गए हैं, और साथ ही बजरंग पूनिया की और जो मुकाबले रहे उनको कैसे देखते हैं? बजरंग पूनिया का मैं ये कहूँगा कि बहुत हार्ट ब्रेक मोमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि बजरंग पूनिया जो फाइट थी वो अच्छा जीता। उसके बाद जो तीसरी फाइट जब उसकी अभी हुई, तो उस फाइट के अंदर 9-5 का जो मूवमेंट चल रहा था, तो मुझे ये लग रहा था उस समय भी कि ये कम बैक करेगा। और वो कम बैक का जो मूवमेंट ना होने के कारण, क्योंकि अटैकिंग जब आप करते हो तो आप अटैकिंग मोड में रहते हो, तो जब आप थोड़ा सा डिफेंसिव में रहोगे तो आपके ऊपर दाव लगते हैं, और दाव से निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता। तो वही बजरंग पूनिया के साथ हुआ। तो सैड है, दुख है, लेकिन खिलाड़ी हमेशा उठकर आगे बढ़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बजरंग जो भी आगे उसकी बाउट्स होंगी, फाइट्स होंगी, तो वो उसमें जीतेगा भी, चाहे वो कोई भी, चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन चैंपियनशिप हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, तो उसमें आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा और देश के लिए मेडल भी जीत के लाएगा। महिला हॉकी के लिए 50-50 लाख रुपए हरियाणा के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और उनके खेल के आज के उसको मुकाबले को कैसे देखते हैं? देखिए, 50 लाख प्रति खिलाड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात खिलाड़ियों को दी। और हमारे हरियाणा से 9 खिलाड़ियां हैं, महिलाएं जो हैं वुमेन टीम में, और वो महिलाएं जिनको मतलब मेरे लिए जो चौथा स्थान पर आना ही छोटी बात नहीं है, मेरे लिए वो मेडल के बराबर है, क्योंकि वो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची हैं, दूसरी बार ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। पहले रियो में अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब इस बार टोक्यो में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और उस परफॉर्मेंस के आधार पर वो सेमीफाइनल में भी पहुंची, और वो टीमों को बीट किया जो टीमों मतलब एक जिनका रुतबा है वर्ल्ड हॉकी में। तो आज अगर वो मैच हारी हैं, तो ये नहीं कि वो नंबर वाइज तो मैच हारी हैं, लेकिन लोगों का उन्होंने दिल जीता है, और मेरे लिए वो मेडल जीता है, मेडल के बराबर ही है। और 50 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी को देना, तो मैं अपील करूंगा कि बाकी की स्टेट्स भी अपने अपने खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ तो जरूर दें, क्योंकि इससे खिलाड़ियों को हौसला बढ़ता है और वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी होते हैं। अंतिम सवाल है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये भी कहा है कि हम जब खिलाड़ी वापस लौटेंगे तो खिलाड़ी जो है उनके आने पर सम्मान समारोह होगा, उनको जो इनाम देना है, तमाम जो उनको सम्मान देना है, वो सम्मान खिलाड़ी सम्मान समारोह में किया जाएगा। तो आप उसको लेकर मुख्यमंत्री से बात करके उसकी तैयारी करेंगे? डेफिनेटली ये हमारी चर्चा हो चुकी है, और डेट फाइनल लगभग हमने अगले कुछ दिनों में हो जाएगी हमारी, क्योंकि खिलाड़ी जब सारे वापस आ जाएंगे, और बीच में 15 अगस्त भी है, तो वो टाइम देखते हुए कि क्योंकि कोई भी खिलाड़ी उस मोमेंट को मिस ना कर दे, क्योंकि ये लाइफ टाइम मोमेंट होती है जब एक स्टेट, जिस स्टेट के आप रहने वाले हो, और वो आपका स्टेट का जब सम्मान समारोह होता है, तो उस समारोह में आप पहुँचें, और वहाँ पर पहुँचकर आपको जो आपकी डिजर्विंग कैश अवार्ड है, आपके अवार्ड्स हैं, वो मिले। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सारे खिलाड़ी वहाँ पर टाइम हो और वहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह थे, जिन्होंने कहा है कि मेजर ध्यानचंद को अब जो है वो खेल रत्न देने की भी उनकी मांग है, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का, उन्होंने राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने पर आभार जताया, धन्यवाद किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। अंबाला में हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बीपीएस प्लेटेरिया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य कर्मी और वैक्सीन लगवाने आए लोगों से जानकारी ली। अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन हम पूरे हरियाणा में बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं, और इस टाइम
पूरे हरियाणा में 1,25,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों को सिंगल डोज लगी है। अब हमने अपने विभाग को हिदायत दी है कि सेकंड डोज लगाने के ऊपर जोर दिया जाए और अधिकारी जिला अनुसार लिस्ट बनाएं कि किन किन लोगों की सेकंड डोज बकाया है। उन लोगों को घरों से बुलाकर वैक्सीनेशन लगाई जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सेकंड डोज के लिए स्पेशल डोज लगाकर बैठ जाएं। लोगों को फायदा दोनों डोज लगाकर ही है। वैक्सीनेशन सारे हरियाणा में हम बहुत तेजी से चला रहे हैं और कुल हरियाणा में 1,25,00,000 वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा सिंगल डोज हुई है। अब हमने हिदायत दी है कि लिस्टें बनाएं जिला अनुसार कि किस किस की सेकंड डोज ड्यू है। उन लोगों को घरों से बुलाकर सेकंड डोज का कैंप लगे, ताकि ये ना हो कि सभी फर्स्ट डोज लगा के बैठ जाएं। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।